तो बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उसकी सीरीज में ये हमारा दूसरा सवाल है। मार्च 2019 में ये सवाल पूछा गया था, किताब में नहीं दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस बार के गाला पेपर सॉल्यूशन में ये पेपर नंबर 6 में ये सवाल आपको लास्ट में दिखाई दे जाएगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित बाकियाँ स्टार लिमिटेड बही से ली गई हैं। इन बाकियों पर से तारीख 31/3/2018 के दिन पक्की तलपट कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार तैयार कीजिए। पक्की तलपट बनाने के लिए बोला है सिर्फ, इसलिए हम लोग पक्की तलपट बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से ये दिया गया है, आप इस तरह से इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं पक्की तलपट का, जिससे आपको जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करा सकें। ओके, तो ये पक्की तलपट का फॉर्म है। पहले है इक्विटी और दायित्व है, जिसमें शेयर धारक का फंड है, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य है। फिर बिन चालू दायित्व है, दीर्घकालीन उधारी रकम है, अन्य दीर्घकालीन दायित्व और दीर्घकालीन प्रावधान हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं चालू दायित्व, अल्पकालीन उधारी रकम, व्यापारी देना, अन्य चालू दायित्व और अल्पकालीन प्रावधान। ये संपत्ति साइड का हमने दूसरी पेज पे बनाया हुआ है। तो बिन संपत्तियां हैं, बिन चालू संपत्तियां जिसमें स्थायी संपत्ति, दृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति बी है। बिन चालू विनियोग सी है, दीर्घकालीन लोन और धिराण डी है, अन्य बिन चालू संपत्ति। चालू संपत्तियां में देखते हैं चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, अल्पकालीन लोन और धिराण, अन्य चालू संपत्तियां। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर दिया है, पहला है मिलना बाकी ब्याज 3000 दिया है। तो मिलना बाकी ब्याज क्या है, तो ये हमको मिलेगा तो ये हमारी संपत्ति हुई। तो कैसी संपत्ति है, बिन चालू के चालू, तो ये हमारी चालू संपत्ति है। तो चालू संपत्ति में किस उपशीर्षक के अंदर आएगा, तो ये आएगा हमारे पास अन्य चालू संपत्ति के अंदर आएगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो संपत्ति के अंदर आता है, अन्य चालू संपत्ति के अंदर लिखेंगे यहाँ पर मिलना बाकी ब्याज। ओके, मिलना बाकी ब्याज कितना दिया गया है, 3000 दिया हुआ है, 3000 लिखते हैं। ओके, प्लांट यंत्र आपको समझ में आ गया होगा। ये बिन चालू संपत्ति के अंदर जाओगे तो स्थायी संपत्ति के अंदर दृश्य संपत्ति गिनी जाती है। तो दृश्य संपत्ति हम लोग 6 लाख लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दृश्य संपत्ति के अंदर प्लांट यंत्रों कितना है, 6 लाख। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर रोकड़ हाथ पर 37,000 है। तो रोकड़ हाथ पर 37,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये कैसी संपत्ति है, चालू संपत्ति है। और कौन सी उपशीर्षक के अंदर आता है, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। तो यहाँ पर देखो चालू संपत्ति यहाँ है, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष है। तो यहाँ पर लिख देते हैं रोकड़ हाथ पर। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, रोकड़ लिखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं 37,000। ओके, आ गया है समझ में आपको। अब ट्रेडमार्क दिया है, तो ये बिन चालू संपत्ति है। ट्रेडमार्क बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति में ये अदृश्य संपत्ति गिनी जाएगी 42,000। तो यहाँ पर लिखते हैं हमारे पास ये है बिन चालू संपत्ति में स्थायी संपत्ति के अंदर अदृश्य संपत्ति है। तो यहाँ लिखते हैं ट्रेडमार्क। ओके, कितना है, 42,000 है, 42,000 लिखते हैं। ओके, आगे लिखा है देनदार 42,000 है, देनदार भी 42,000 लिखा है। तो ध्यान रखना है ये क्या है, तो ये हमारा व्यापारी लेना है। व्यापारी लेना यानी देनदार होता है, चालू संपत्ति के अंदर व्यापारी लेना में लिखना है। ओके, तो ये हमारी है चालू संपत्ति, उसके अंदर व्यापारी लेना लिखा है, इसके अंदर लिखेंगे देनदार। क्या लिखेंगे, देनदार। कितना है, 42,000। ओके, तो यहाँ पर आपको है ना ट्रेडमार्क की रकम सुधार लेनी है, 20,000 है, वो हमसे गलती हो गई है, सॉरी। बराबर हमको अभी बताया बगल में बैठे हुए शिक्षक ने, ट्रेडमार्क है ना वो 20,000 है, 42,000 नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 20,000। ओके,
और हमने फिर से चेक कर लिया, कोई गलती नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, अब देखते हैं, हमारे पास देनदार भी लिख दिया है 10% के नर्मदा बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? एक विनियोग होता है, विनियोग में हम बॉन्ड में हम लोग विनियोग करते हैं, बराबर। और इस कंपनी का नाम लिखा है नर्मदा बॉन्ड। ओके, 70,000 दिया गया है। तो विनियोग का आता है बिन चालू संपत्ति के अंदर आता है, बिन चालू विनियोग के अंदर आता है। और बराबर बिन चालू विनियोग यानी कि आपको यहाँ पर समझना है, बिन चालू संपत्ति के अंदर बिन चालू विनियोग में इसका नर्मदा का बॉन्ड आ जाता है। ये संपत्ति है जिसके अंदर बिन चालू संपत्ति है, उसमें बिन चालू विनियोग है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10% के नर्मदा बॉन्ड। ओके, कितना है? 70,000 है, 70,000। आगे देखते हैं। तो फुटकर औजार जो है 18,000 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टॉक कहाँ लिखा जाता है वहीं फुटकर औजार लिखे जाते हैं, बराबर। माल सामग्री है, चालू संपत्ति के अंदर माल सामग्री के अंदर लिखा जाएगा फुटकर औजार 18,000। ओके, तो ये हमारे पास चालू संपत्ति है, ये माल सामग्री है, इसके अंदर लिखेंगे फुटकर औजार। ओके, कितना लिखते हैं हम लोग? तो है 18,000 दिया हुआ है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे टेलीफोन डिपॉजिट। डिपॉजिट हम लोग देते हैं, कुछ सालों के लिए देते हैं, तो यानी कि ये लंबे समय तक हमारा क्या होगा? विनियोग होगा या धिराण होगा। हम लोग को यह कहाँ लिखना है? बिन चालू संपत्ति के अंदर लिखना है। बिन चालू संपत्ति में कहाँ पर आता है? लामा यानी कि दीर्घकालीन लोन धिराण के अंदर हम लोग लिख देते हैं। ओके, तो ये सीधा लिखेंगे यहाँ पर टेलीफोन डिपॉजिट। ओके, कितना है यहाँ पर? 30,000 है, तो 30,000 लिखते हैं। ओके, अब यहाँ लिखा है म्यूचुअल फंड के यूनिट काम चलाऊ यानी कि चालू संपत्ति में हम लोग चालू विनियोग में लिखते हैं, क्योंकि काम चलाऊ के लिए यानी 1 साल के लिए किया होगा, इसलिए म्यूचुअल फंड में विनियोग किया होगा। उसके अंदर कहाँ पर आएगा? तो ये आएगा हमारी संपत्ति तरफ। चालू संपत्ति में हम लोग काम चालू विनियोग में लिखेंगे। चालू विनियोग ये रहे ना, इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? म्यूचुअल फंड के यूनिट। ओके, यहाँ लिख दिया है। कितना है? तो ये 10,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं व्यापारी देना। तो व्यापारी देना आपको पता है 30,000 है। व्यापारी देना कितना है? 30,000। अब व्यापारी देना कहाँ पर है? तो व्यापारी देना ही लिखा है चालू दायित्व के अंदर, यानी इक्विटी और दायित्व की तरफ हम लोग देखेंगे, वहाँ 30 नंबर का है चालू दायित्व मुख्य शीर्षक, उसके अंदर बी में लिखा है व्यापारी देना, तो वहीं आ जाएगा 30,000। तो देखोगे ये है इक्विटी और दायित्व की तरफ, तीसरा है चालू दायित्व। चालू दायित्व में व्यापारी देना ये रहा। हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं 30,000। ओके, अब यहाँ पर लिखा है दीर्घकालीन प्रावधान 60,000। तो ये भी दीर्घकालीन प्रावधान यहाँ पर लिखा ही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इक्विटी और दायित्व के अंदर बिन चालू दायित्व में लिखा है दीर्घकालीन प्रावधान, तो ये सामने लिख देते हैं 60,000, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर लिखा है अनामत और आधिक्य 1,10,000। तो ये लिखा है अनामत और आधिक्य शेयर धारकों के फंड या भंडोल में अनामत आधिक्य कितना है? 1,10,000। तो 1,10,000 लिख देते हैं। ओके, फिर लिखा है यहाँ पर अन्य चालू दायित्व तो 25,000 है। तो ये भी यहाँ पर चालू दायित्व के अंदर अन्य चालू दायित्व लिखा है 25,000, यहाँ पर आ जाता है 25,000। ओके, ये बड़ा सवाल होगा तो सरल होगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अल्पकालीन उधारी रकम। तो सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है अल्पकालीन उधारी रकम, लिखा है ना चालू दायित्व के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे। अब लिखा है शेयर पूंजी। तो शेयर पूंजी आपको पता ही है, ये रहा शेयर पूंजी।
तो शेयर पूंजी जैसा सेम टू सेम लिखा है तो कितना आ जाएगा 3,50,000, शेयर 3,50,000। ओके, उसके बाद लिखा है यहाँ पर दीर्घकालीन उधारी रकम 1,20,000, ये भी सेम टू सेम लिखा है। दीर्घकालीन उधारी रकम बिन चालू दायित्व के अंदर लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे क्या था हमारा दीर्घकालीन उधारी रकम कितना है 1,20,000 है, 1,20,000। ओके, अब यहाँ पर लिखा है अल्पकालीन प्रावधान कितना है 35,000। अल्पकालीन प्रावधान कहाँ पर है, ये रहा। अल्पकालीन प्रावधान कितना है 35,000, तो यहाँ लिखते हैं 35,000। ओके, अब देखते हैं लास्ट में लिखा है अन्य दीर्घकालीन दायित्व 76,000। अन्य दीर्घकालीन प्रावधान दीर्घकालीन दायित्व लिखा है ना, कितना लिखा है 76,000 लिखा हुआ है। ओके, सब हो गया है, इधर साइड से उधर से भी पूरा हो गया है। अब हम लोग टोटल करके करते हैं, तो यहाँ का हम लोग टोटल करते हैं तो देखोगे तो ये सीधे सीधे हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 4,60,000 टोटल इधर का आता है। इधर का टोटल करते हैं तो यहाँ पर जोड़ते हैं 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 60,000 कितना आता है 2,56,000 आता है। 2,56,000 इसका टोटल आता है। यहाँ का भी टोटल कर लेते हैं कितना आता है, तो 24,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 कितना आता है 1,14,000 आता है। 1,14,000 आता है। और अगर आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं, ये है यूनोमैक्स का बोल्टन 2X है, बराबर। यूनोमैक्स बोल्टन 2X है। यूनोमैक्स 1.0 mm की टिप है, यानी थोड़ा मोटा चलता है, राइटिंग इससे अच्छी आती है, काफ़ी स्मूथ चलता है, इसलिए तेज़ी राइटिंग अगर आप तेज़ी से लिखते हैं तो ये बहुत काम आने वाला है। तो आप ख़रीदना हो तो वीडियो के नीचे लिंक दिए, वहाँ से आप ख़रीद लेना। ओके, अब इन सब का टोटल करते हैं। यहाँ लिखते हैं कुल, क्या लिख देते हैं कुल। ओके, तो कुल हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग कुल कर देते हैं, कितना आता है, तो ये आएगा हमारे पास 4,60,000 प्लस 2,56,000 प्लस 1,14,000 कितना आता है 8,30,000 आता है। 8,30,000। ओके, 8,30,000 इसका टोटल आया। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, सब आगे अन्य बिन चालू संपत्ति नहीं आई है, तो वहाँ हम लोग डैश कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। 6 लाख प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000 कितना आता है 7,20,000 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 7,20,000। ओके, अब हम आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना दिया है 10,000 प्लस 18,000 प्लस 42,000 प्लस 37,000 प्लस 3,000 कितना आता है 1,10,000। 1,10,000 आता है। ओके, अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कुल योग, या कुल खाली लिख दोगे तो भी चलेगा। 1,10,000 प्लस 7,20,000 कितना आता है 8,30,000। तो दोनों साइड बराबर आया है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।